नया पंडोरास बॉक्स खुल गया भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी और दौरा न्यूजीलैंड के स्क्वाड पर आपको पता ही है, मुल्क में तो तनकीद जारी थी ही, लेकिन पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलेप्सी ने पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है। गिलेप्सी ने टीम के मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद पर कई इल्जाम आयद किए हैं। जेसन गिलेप्सी ने दावा किया है कि आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उनके और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ पसे पर्दा मुहिम चलाई है, बाकायदा कैंपेनिंग की है। भाई आज से ही ये खबरें जो हैं बड़ी गर्म हैं और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें तो एक्चुअली इसी की बात हो रही है। और इसी बयान में जेसन गिलेस्पी ने आकिब जावेद को जोकर भी कह दिया है। ही इज़ अ क्लाउन बेसिकली उन्होंने उनको कहा। हाल ही में आपको बताएं कि आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोचेस और सिलेक्टर्स की मुसलसल तब्दीली को टीम की नाकिस परफॉर्मेंस की वजह बताई है। और उधर मुसलसल ख़राब परफॉर्मेंस के बायस तनकीद की जद में रहने वाले बाबर आजम का दिफा करने के लिए उनके वालिद एक बार फिर सामने आ गए हैं। और सोशल मीडिया पोस्ट पर आजम सिद्दीक ने साबिक खिलाड़ियों से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि वो अल्फाज का चुनाव ठीक रखें और ऐसा ना हो कि कोई पलट कर जवाब दे तो उनसे बर्दाश्त ना हो। मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया। बिकॉज वाकई बात भी यही है कि एक होती है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एक बहुत ही पाए का एक प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा फॉर वॉट एवर रीजंस, तो फिर भी जरा चुन के आप उसको तनकीद करें। दरअसल ये है कि कम्युनिकेशन हर एक का सब्जेक्ट नहीं है। तमीज़ के दायरे में रहते हुए आप गुफ्तगू करें, आप तनकीद भी कर सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं, लेकिन आजकल मुख्तलिफ फॉर्म्स पे हम देख रहे हैं हमारे बहुत बड़े बड़े नाम लिटरली भद उड़ा रहे हैं, जुगते मार रहे हैं। सो थोड़ा और सा एकदम से कैसे भूल गए कि मतलब कि क्या कमाल की परफॉर्मेंसेस रही हैं और कितनी कंट्रीब्यूशन रही है बाबर आजम की। तो क्रिटिसाइज करने से आपको मना कोई नहीं कर रहा, लेकिन कोई चॉइस ऑफ वर्ड्स होती है। मतलब बिल्कुल ही किसी को डिस तो नहीं करना, कोई जानबूझ के तो वो नहीं कर रहा, बुरा दौर आया हुआ है उस पर भी। तो बिल्कुल सही वैसे आई फील कि उनके फादर ने ये कहा है। थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, बरतनी चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप सोशल मीडिया पर हों, इंटरनेशनल किसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हों। कौमी टीम के हीरोज़ हैं, इन्होंने सर्व किया और आपने भी किया होगा, थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए एक बहैसियत कॉलीग्स भी। एंड सर्टनली अगर आप देख लें 92 के वर्ल्ड कप के बाद हुमा व्हाट हैव वी वन, वी हैव वन T20 वर्ल्ड कप यूनुस खान की क़यादत में। हाँ। और सरफराज ने हमें ICC चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। उसके बाद नाम तो क्रिकेट में बहुत बड़े बड़े पैदा हुए, लेकिन पाकिस्तान टीम ने कौन सा बड़ा टूर्नामेंट जीता? वन ऑफ गुड मैचेस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट टूर्नामेंट्स हियर। क्या जीता हमने? तो मतलब वी आर नॉट नोन टू विन टूर्नामेंट्स। तो लिहाजा इस एक को क्या सुनानी, फिर तो पूरी ओवरऑलिंग की बात होनी चाहिए। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। हाँ जी, और राशिद लतीफ़ भाई भी हमारे साथ हैं, साबिक कप्तान हैं, हमारे कमेंटेटर हैं, हमारे स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं, बहुत मज़े की बातें करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। भट्टी साहब सबसे पहले तो पसे पर्दा आप कहानी बताएं ना हमें। ये जो जेसन ने दावा किया है सोशल मीडिया पर कि आकिब जावेद साहब कुछ मुहिम चलाते रहे इनके और दूसरे हेड कोच के खिलाफ। और आपको याद भी होगा जब इनका आना जाना भी लगा हुआ था, तो हमें भी हम आप लोगों से ही सवाल करते थे कि ये टिकते क्यों नहीं हैं और ये क्यों क्या हो रहा है। वो कहते थे जी कि हमें प्रॉपर जो भी चीज़ें चाहिए हमें वो मिलती नहीं है, हमारी से नहीं होती। तो अब तो बात कुछ और निकल रही है भट्टी साहब। वो कह रहे हैं कैंपेनिंग हुई है हमारे खिलाफ, गैरी क्रिस्टन और दोनों। देखिए, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। मैं परवीन शाकिर के एक शेर के साथ अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। परवीन शाकिर ने कहा था कि बदले जाते हैं यहाँ रोज तबीब और जख्मों की कहानी है वही। हम कोचेस तो चेंज कर रहे हैं और ज़ाहिर फॉरेनर को आप लेकर आ रहे हैं 2 साल के लिए, और चंद महीनों में जब वो चला जाएगा और उसका कॉन्ट्रैक्ट बीच में से खत्म होगा तो वो वहां जाके वाविला तो करेगा। देखिए, अगर आप थोड़ी अपनी मेमोरी को रिकॉल कर रहे हैं, राशिद भाई भी बैठे हुए, कि अक्टूबर में जब पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ हारा, उसके बाद जो हमने सिलेक्शन कमेटी चेंज की, तो उस सिलेक्शन कमेटी में हम आकिब जावेद को लेकर आए। असद शफीक पहले ही पुरानी सिलेक्शन कमेटी में भी थे, अलीम डार थे और अजहर अली। ये जो सिलेक्शन कमेटी बनी, उस सिलेक्शन कमेटी को हमने टेस्ट मैच की 11 सिलेक्ट करने का भी इख्तियार दे दिया। हेड कोच और कप्तान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। तो यहाँ से वो इख्तलाफात थे जब जेसन गिलेस्पी और आकिब जावेद के दरमियान शुरू हुए। जेसन गिलेस्पी की मानी नहीं जा रही थी, इन्होंने
मुल्तान की जो पिच थी जिसपे पाकिस्तान दूसरा टेस्ट जीता, फिर पिंडी के तीसरे टेस्ट में भी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। यहाँ सारी सिलेक्शन जो थी वो कोचेस कर रहे थे, कप्तान और हेड कोच जो थे वो आइसोलेट हो गए, सिलेक्टर्स कोचिंग कर रहे थे, कोच भी कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ नाराजगी का स्टार्ट हुआ गिलेस्पी, पीसीबी और सिलेक्टर्स के दरमियान। लेकिन आप देखें दिसंबर में जब पाकिस्तान टीम ने साउथ अफ्रीका जाना था, वहां पर फिर फाइनली गिलेस्पी ने कहा कि नहीं, मैं तो अब पाकिस्तान की कोचिंग नहीं करना चाहता, और वो रिजाइन कर गए। देखिए अब्दुल्ला, हमने अगस्त 2021 से अब तक तकरीबन 26 डिफरेंट सिलेक्टर्स जो थे वो अपॉइंट किए हैं। मेरा तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल है, आकिब जावेद के बारे में उन नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जैसे गिलेस्पी ने, मेरे ख्याल में इस तरह किसी को मस्खरा कह देना या उनके बारे में इंतहाई नामुनासिब है। जाहिर है हमारे लिए भी आकिब जावेद काबिल एहतराम है, नहीं और खास तौर पर हर एक के लिए हर शख्स काबिल एहतराम है, होना भी और चाहिए। उसके बाद अपनी तनकीद जो भी वो कहना चाह रहे थे, फिर वो क्लाउन या जोकर टाइप बातें करना, ये बहुत ही नामुनासिब था, यकीनन नामुनासिब है। बिल्कुल, देखिए मैं तो सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से ये कहता हूँ, रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान के जो कोचेज रहे हैं उनमें गैरी कर्स्टन की एक फेमस रिपोर्ट आपको याद होगा, अमेरिका में जब T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में खिताब भी किया और पीसीबी को रिपोर्ट सबमिट की, उस रिपोर्ट में अमल दरामद नहीं हुआ। भारत के आज बॉलिंग कोच हैं मॉर्नी मॉर्कल। एक पिछले दिनों इंडियन अखबार ने लिखा कि मॉर्नी मॉर्कल कहते हैं कि बुमराह जैसा बॉलर जो है वो मेरी बात मानता है, लेकिन पाकिस्तान में मेरी कोई प्लेयर बात सुनने को तैयार नहीं था। एडम हॉलियक इंग्लैंड के एक और फॉर्मर प्लेयर थे जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट रहे, वो भी यही कहकर गए कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो थे वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये क्रिएट जायंट्स, ये पहले भी है कि वी क्रिएट प्लेयर्स हु थिंक कि they are bigger than the game themselves। ये एक तासुर है, सारी वही है ना कि तासुर है, क्या ये तासुर दुरुस्त है या नहीं है, ये हमें आकिब हमें राशिद लतीफ़ भाई भी बता सकते हैं। हाँ, राशिद भाई से भी बात करते हैं। और ये आप कह रहे हैं ना, वी हैव क्रिएटेड जायंट्स, मतलब जायंट्स अक्रॉस द बॉर्डर भी हैं, बड़े बिगर जायंट्स हैं, वो भी सुन लेते हैं जब उनको कोई उनके कोचेस वगैरह बता रहे हो। राशिद भाई, ये हमारी कोई पर्सनैलिटी इशूज हैं या फिर आप क्या देख रहे हैं? हमारे खित्ते का इशू है, खित्ते का होता तो फिर इंडिया में भी होता, इंडिया में भी होता, मुल्क का इशू है। अच्छा अब्दुल्ला रोमर, राशिद भाई जो है ना ये अफगानिस्तान के हेड कोच भी रहे, तो वहाँ पे भी माइंड सेट जरा हमारे जैसे चले। अब खित्ते की बात हो रही है तो फिर रोशनी में हम राशिद भाई आपसे इस पे तज्जिया चाहेंगे। देखिए, हमारे प्लेयर्स का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। जो फॉरनर कोच है वो कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इन्हांसमेंट चाहते हैं, क्योंकि उनके आने का कोई फायदा तो होना चाहिए। यही चीज मिकी आर्थर के साथ रही। वो सख्त कोच था, जैसा भी था सख्त कोच था। व्हाइट बॉल में उसने बहुत जीत दी है पाकिस्तान को, व्हाइट बॉल में जीते, टेस्ट मैचेस में हारे। फिर हम यहाँ देखते हैं गैरी कर्स्टन वाला ना, ये बहुत गलत हुआ था। हमने बात की थी, लेकिन बोर्ड ने डिफरेंट एंगल लिए उसके कि वो यहाँ पे रहते नहीं थे। जैसन वाला तो मुझे बहुत पता था कि ये रिप्लाई जरूर करेगा, ये नहीं छोड़ेगा इसको। और ये क्लाउड को आकिब को नहीं बोला, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनडायरेक्टली हिट किया है उन्होंने कि आप लोग जोकर हैं, और इसमें हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे उसको, लेकिन अरे अथॉरिटी ने किया वो जायज नहीं था। अगर हमें आकिब को लेके आना चाहिए, 100 बिस्मिल्लाह कलेक्टर आ गए। लेकिन जब मुझे इख्तलाफ एक चीज का है, जब आकिब आए हेड कोच तो उनको फिर पावर नहीं लेनी चाहिए थी चीफ सेलेक्टर वाली भी, कि टीम भी वही बनाएंगे और कोच भी वही रहेंगे। जिसकी बुनियाद पे, जिसकी बिना पे जैसन और गैरी दोनों चले गए, वही चीज आपने ले ली। तो ये एक इख्तलाफ मेरा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि अगर हेड कोच के पास पावर आपने वहां नहीं दी तो आप भी नहीं लेंगे। इसका मतलब है कि क्रिकेट बोर्ड में अथॉरिटी ऊपर से ही आ रही है ना वो, क्योंकि 2-3 चीजें चैंपियंस कप में हुई। गैरी कर्स्टन ने अपनी टीम चैंपियन ट्रॉफी के लिए बनाना शुरू कर दी थी। जब उसने यंग प्लेयर से राब्ता किया और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब लिस्ट दी तो इख्तलाफ वहां पैदा हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्लेयर चाहिए, तो वहीं से तो पावर जो थी वो लेना शुरू हुई। क्योंकि जो भी होता है अथॉरिटी में आता है, बिग बॉस होता है,
वो अपनी मनमानी तो करता है ना, तो अपने मतलब का उसको चीफ सेलेक्टर चाहिए होता है, अपने मतलब का उसको हेड कोच चाहिए होता है। तो यही हमारे इश्यूज हैं और यही इश्यूज अभी नहीं है, बहुत पहले। अच्छा, वैसे तो फिर राशिद भाई, मतलब दर्जनों 2021 से अभी भट्टी साहब ने हमें बता दिया, दर्जनों हम सेलेक्टर्स आजमा चुके हैं। मतलब सेलेक्टर बदलने से शायद अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ और हमें तब्दील करना पड़ेगा। ये तो हमें अब समझ में आ जानी चाहिए बात कि हम कोचेस बदल लें या सिलेक्शन कमेटी बदल लें या सेलेक्टर बदल लें, निज़ाम में कुछ चेंजेस, कुछ ट्वीकिंग करनी पड़ेगी। निज़ाम में चेंजेस किए इतनी दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन हेड कुछ कोई भी आ जाए, हेड कोच कैप्टन वगैरह चेंज नहीं करने चाहिए। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पावर जो चेयरमैन के पास होती है, वो जब जो नया आता है वो नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील कर देता है, नया कैप्टन लेके आ जाता है और नई चीजें लेके आ जाते हैं। अगर न्यूजीलैंड का कोच देखते हैं, काफी सालों से स्पीड है उनके पास, वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्टील या स्पीड को चल रहे हैं। मैकडोनल्ड ऑस्ट्रेलिया से चल रहे हैं 3-4 साल से। गौतम गंभीर से पहले राहुल द्रविड़ थे, वो भी 2-4-5 साल से चल रहे हैं। हमारे हर दूसरे दिन कोच चेंज हो रहा है, हर दूसरे दिन कैप्टन चेंज हो रहा है, हर दूसरे दिन सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं। तो ये तो अब तो हम रोजाना यही बात कर रहे हैं ना, एक दफा बना दें। और किसको बनाना है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो आ चुकी है अभी, हम तो एक गहरी खाई में गिर चुके हैं, अब निकालने वाला कोई भी नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे पास आ चुके हैं, तो सारा चीज तो हमने लुटा दिया ग्राउंड बनाने में, वो मैच भी नहीं हो रहे। तो बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे ख्याल से हुकूमत वक्त है उनको ये फैसला करना पड़ेगा। मैं और आप सिर्फ समझा सकते हैं उनको, लेकिन ना मैं क्रिकेट बोर्ड हूँ ना आप नहीं समझा, हम नहीं सकते। राशिद भाई, ये जिम्मेदारी आप अपने कांधों पर ही रखें। अच्छा, बाय द वे ग्राउंड वाली बात भी अब आपने वैसे मजाकिया तौर पे शायद कह दी होगी राशिद भाई, लेकिन शुक्र है कि समथिंग इज कम आउट ऑफ इट, दिस होल एक्सरसाइज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, के हमारे ग्राउंड जो है, हमारे स्टेडियम जो है वो जरा बेहतर हो गए। वक्त का तकाजा और जरूरत भी था कि अब अपग्रेड हो ही जाए। हाँ, तो थैंक गॉड। चले, हम नहीं जीते और हमारा तो बहुत ही बुरा हाल था, लेकिन हमारे और ये एसेट होता है जो इट वुड सर्व फॉर इयर्स। अच्छा, अब एक सवाल, बाबर आजम के वालिद साहब आजम सिद्दीक साहब जो हैं, उनका ये कहना कि चॉइस ऑफ वर्ड सही होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म, ऑब्वियसली उनके तो बेटे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो साथ उनके कोच भी रहे हैं, पहले मेंटोर भी रहे हैं अपने बेटे के, मतलब उनके काफी रोल्स रहे हैं अपने बेटे की पहले भी वैसे वो सक्सेस में और उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में दे चुके हैं। तो ये उनका बीच में अभी आके कहना, पहले भट्टी साहब आप जरा बता दें कि व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? देखिए, बाबर आजम के खिलाफ क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, लेकिन वही जो अभी हम जेसन गिलेस्पी केस में कह रहे हैं, हमारे यहाँ बाज फॉर्मर प्लेयर्स जो खासतौर पे यूट्यूब पे प्रोग्राम करते हैं, राशिद भाई भी प्रोग्राम करते हैं यूट्यूब पे, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो बहुत मुनासिब रहता है। तो ये जो यूट्यूब पर व्यूज लेने के लिए गैर मुनासिब अल्फाज और आउट ऑफ दी वो बिलो द बेल्ट जाके जो गुफ्तगू करते हैं, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। किसी भी बड़े प्लेयर पर बुरा वक्त आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ फिर लोग एकदम से जब आपे से बाहर हो जाते हैं ना, वो मुनासिब नहीं है। मेरे ख्याल में आजम सिद्दीक साहब के बजाय अगर कोई उनका मैनेजर ये बयान देता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन वालिद की तरफ से ये आ जाना थोड़ा सा हमारे कल्चर में और सिस्टम में मायूब है। मेरे ख्याल में बाबर आजम को भी चाहिए कि अब क्रिटिसिज्म को खामोशी से इग्नोर कर दें। मैं आपको बताऊं, हम 2005 में जब इंडिया गए और पाकिस्तान की टीम पहला टेस्ट मैच हारते हारते ड्रॉ कर गई, तो इंजमाम उल हक ने जो पहला लेसन दिया पाकिस्तान के प्लेयर्स को, उस जमाने में न्यूज चैनल्स इंडिया में बेताशा थे, अभी सोशल मीडिया का दौर नहीं था। उन्होंने कहा कि आप इंडियन न्यूज चैनल देखना बंद कर दें, और लड़कों के कमरों में उन्होंने न्यूज चैनल बंद करवा दिए, और पाकिस्तान ने बाद में एक टेस्ट मैच भी जीता और वनडे सीरीज भी इंडिया से जीत ली। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम भी सोशल मीडिया से निकले और अपने गेम पर फोकस करें। अपने वालिद को भी कहें कि ये काम मेरे मैनेजर्स को और दूसरे लोगों को करने दें। मेरे ख्याल में आजम सिद्दीक साहब अपने बेटे के लिए, जाहिर है हर बाप जज्बाती हो जाता है, लेकिन उनको खुद अवॉइड करना चाहिए। राशिद भाई, आप के क्या तासुरात हैं? मतलब इनके वालिद साहब पहले भी इज़हार ख्याल कर चुके हैं। मेरा तरीका कार रहा है कि मैं कोर्ट में ले जाता हूँ सीधा। अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसी बात आई है, सीधा कोर्ट में लेके जाए, नोटिस दें और कोर्ट में लेके आ जाए, अगर आप ठीक है तो। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। हम लोग भी बहुत सारी चीजें ऐसी बोल देते हैं जो कि यहाँ के मीडिया के लिहाज से चाहिए। अगर ये बात मैं इंग्लैंड में करूंगा
तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो यहाँ पे भी आपके पास कानून का सहारा ले सकते हैं। लास्ट ईयर भी हुआ था, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा मैच फिक्सिंग की बात की गई थी बहुत सारे प्लेयर्स पे, उन्होंने नोटिस जरूर दिए लेकिन कोर्ट में कोई लेके नहीं गया। एक दफा लेके जाए, मेरे साथ तभी हुआ, लास्ट ईयर ही हुआ था। पीजे मीर साहब ने एक चैनल में बैठ के बोला कि मैंने मियां साहब को थप्पड़ मार दिया, हालांकि मुश्ताक अहमद, शाहिद अफरीदी साथ बैठे हुए थे। तो पहले तो मैंने दोनों को फोन किया, भाई आप लोग तो थे, आप लोग क्यों नहीं बोले? अगर टीआरपी बनानी है मेरे नाम से तो 100 बिस्मिल्लाह, मैं लेके जाऊंगा आपके चैनल को भी और पीजे मीर को भी। सिर्फ एक नोटिस दिया था तो सबको ही फोन आ गया था, घर पे आना ही रह गया था इन लोगों का। तो इनको भी चाहिए नोटिस दें, और अगर तो वो नहीं मानते तो कोर्ट में लेके जाए। चलिए वो तो अगर फैक्चुअली, हाँ, बड़ा आपने सही बताया और होना भी इसी तरह चाहिए, लेकिन अगर फैक्चुअली इनकरेक्ट या कोई इस किस्म की बात हो रही हो डेफेमेशन वगैरह में, अब डाइम अ डजन ओपिनियंस हैं सोशल मीडिया पे बैठे हुए, तो हर बच्चा मतलब एनीबडी कैन एब्सोल्युटली से एनीथिंग। एंड आई एम सॉरी टू से कि पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त पिछले 1.5 साल से या 2 साल से परफॉर्मेंस रही है, दे आर एन ओपन टारगेट राइट नाउ। ये सोशल मीडिया पे ना भी जाएं, अगर सिर्फ सोशल ही हो जाए, थोड़ा सा हो जाए तो लोगों तो ने, फिर भी लोग इन्हें, क्योंकि वो जब प्यार इतना करते हैं और हद से ज्यादा कर देते हैं, इतना शायद नहीं होना, मतलब लकब दे रहे हैं किंग और पता नहीं क्या क्या जो हम करते होते हैं। वी आर एन इमोशनल नेशन। तो जब फ्लिप साइड होता है तो नेचुरली फिर उसकी डार्क साइड भी नजर आ जाती है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। एंड यू आर वेरी राइट कि इनको खुद को इग्नोर करना पड़ेगा और अपने आप को सोशल मीडिया वगैरह से दूर रखना पड़ेगा। को इग्नोर करना चाहिए, हाँ, वैसे ही उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए। चलिए अच्छा, क्विकली ब्रीफली हम दोबारा से दौरा न्यूजीलैंड की जो सिलेक्शन है स्क्वाड की, उस पर बात कर लें। वेरी ब्रीफली दो, वेरी ब्रीफली राष्ट्र भाई, अब इस सूरत हाल में कितना दबाव होगा? उसमें नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे तो हैं ही। उससे ज्यादा दबाव तो जैसन गिलस्पी के दबाव ये बयान से आ गया। क्रिकेट बोर्ड भी अंडर प्रेशर, आकिब जावेद भी है। अब जिसको चलानी है टीम तो अनाउंस हो गई, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। कुछ प्लेयर्स आपने नहीं लिए, लेकिन पीसीबी और आकिब जावेद अंडर प्रेशर है। ओके, भट्टी साहब देखिए, जैसन गिलस्पी बिग बैश में भी कोचिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री भी करते हैं। तो वहां पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में वो एक हैवीवेट क्रिकेटर है। इस तरह हम फॉरेन प्लेयर्स को लाकर 2-2 महीने में नाराज करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर हमारे सिस्टम पे भी सवाल उठेंगे, और यहाँ से ये लोग जब जाएंगे वहां हमारी कहानियां बयान करेंगे। तो हमें चाहिए कि फॉरेन कोचेस को लाने से पहले सोच समझ लें कि क्या वाकई हम उनके नाज नखरे बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर आकिब जावेद और हमारे कोचेस और उनके नाज नखरे तो चले बर्दाश्त करें, या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये भी अपना माइंडसेट चेक कर लें कि हमारे लड़के कितना तैयार हैं अपने अपने अतवार बदलने के लिए, उनके गाइडेंस या उनकी कोचिंग पे। नहीं, ये बिल्कुल तैयार नहीं है। जाहिर है वो हमारे सिस्टम में ही खुश है, हमारे लोग जो है इस सिस्टम में घुल मिल जाते हैं, लेकिन फॉरेन कोच जो है उसकी क्रेडिबिलिटी स्टेट पे होती है। मुझे याद है कि जब हम पहली बार यहाँ मिले थे जैसन गिलस्पी से, मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था कि ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, ये पाकिस्तानी सिस्टम में ज्यादा चलेगा नहीं। सिक्कू भाई भी उस मुलाकात में मौजूद थे। अच्छा, वैसे राशिद भाई ब्रीफली आपने वो जवाब, हमारा ये मसला है कि हम नई कोचेस की बात सुनते हैं, हम अपने आप को बहुत स्टार समझते हैं। राशिद भाई सॉरी, आपसे हम ये जल्दी से इसलिए पूछ लें यही बात, क्योंकि आप अफगानिस्तान टीम के साथ भी आपने काम किया हुआ है। अभी भट्टी साहब ने इंडियन टीम का भी बता दिया जी। अफगानिस्तान बहुत, उनके जो स्टूडेंट है या जो खेलने वाले हैं, वो आप एक लफ्ज बोल देते हैं, उस्ताद की जो एक जमाने में 80s में पाकिस्तान में इज्जत होती थी, एक लफ्ज बोल देंगे वो पत्थर पे लकीर है, गलत है सही है, वो उससे पीछे नहीं हटते थे। ये उनके सीखने की वो अपना एम्प्टी माइंड लेके आते थे, भरा हुआ माइंड लेके नहीं आते थे, सीख के जाते थे। और यही उनकी सक्सेस की राज है कि वो सीखना चाहते हैं, वो आर्गुमेंट नहीं करते किसी चीज पे। पाकिस्तानी प्लेयर जब कोच के पास जाता है तो वो सीखा हुआ होता है, वो सिखाने आता है, वो सीखने नहीं आता। कि मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ, ये बिल्कुल समझ आ गई आपकी बात, हर पाकिस्तानी को आपकी ये बात समझ आई होगी जो आपने कही है। और एज फार एज आप अफगानिस्तान टीम की बात कर रहे हैं, वो डेफिनेटली उनकी टीम में उनकी परफॉर्मेंस में नजर भी आता है। सो वी आर सीइंग दैट एज वेल। बहुत शुक्रिया राशिद भाई एंड भट्टी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और वैसे हम कहते हैं ना, राशिद ने कहा कि सिखाने आते हैं, सीखने नहीं आते। हम सारे अपने आप को किसी न किसी तौर उस्ताद समझते हैं। यही मैंने कहा ना कि हमारी दिस इज हाउ वी आर।